नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों चलिए हम आज के प्रश्न देखते हैं जो आपकी एमपी हाई कोर्ट का एग्जाम है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपका एग्जाम में भी टाइम है तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाओगे जितना हो। आप क्वेश्चन थ्योरी ये सभी को आपको बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं आएगा, 30 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। आप जो है आसानी से जो है स्कोर कर पाओगे इसको। ओके, तो देखिए पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन दरअसल जो दिया हुआ है यहाँ पर, मध्य प्रदेश का वह कौन सा शासक था। ओके, मध्य प्रदेश का वह कौन सा शासक था जो महान विद्वान, लेखक, निर्माता और योद्धा था। ऑप्शन ए है मानसिंह, बाज बहादुर, राजा भोज, या बात की जाए सूरज सेन। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। दरअसल जो राजा भोज थे ये एक महान शासक भी रहे हैं, ठीक है, महान शासक भी रहे हैं। और बात की जाए तो ये एक बात की जाए तो लेखक भी रहे हैं। इनके द्वारा जो है वो बात की जाए तो संगरागण संगरागण सूत्र और सरस्वती कंठ आवरण ये रचनाएं लिखी गई हैं। रचनाएं जो है पूछी जाती हैं तो याद रखना है आपको, संगरागण सूत्र और सरस्वती कंठ आवरण जो है ये रचनाएं लिखी गई हैं। राजा भोज आपको यह परमार वंश के शासक थे, परमार वंश के शासक थे, ठीक है, याद रखना है, कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। और बात की जाए तो मध्य प्रदेश में यह भोपाल में जो है इनके द्वारा राज किया गया था, तो इसीलिए भोपाल को जो है वो राजा भोज की नगरी कहा जाता है, ठीक है, राजा भोज की नगरी कहा जाता है। भोपाल में जो मेट्रो ट्रेन स्टार्ट हो रही है वो राजा भोज के नाम से ही जो है वो स्टार्ट हो रही है। यहाँ का जो एयरपोर्ट है भोपाल में वो भी राजा भोज के नाम पर ही रखा गया है। तो ये भी आपको याद रखना है राजा भोज के बारे में, ठीक है। तो महान लेखक भी थे और विद्वान और शासक भी रहे हैं, योद्धा भी रहे हैं। ओके, मानसिंह आपको ये ग्वालियर में देखने को मिलते हैं, ग्वालियर में इन्होंने शासन किया था, ठीक है। सूरज सेन जो है ये भी आपको ग्वालियर में ही देखने को मिले हैं, जिसने जो है वो ग्वालियर के किले का निर्माण करवाया गया था जिसे हम पूर्व का जबराटल कहते हैं। तो ये सब आपको जो है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर कि हेलियोडोरस किस राज वंश के दरबार में आया था। हेलियोडोरस शुंग वंश, हयग वंश, या बात की जाए मौर्य वंश या कल्चुरी वंश। तो यह आपको हेलियोडोरस जो आपने देखा होगा तो ये विदिशा में आए थे। विदिशा में आपको इसका स्तंभ देखने को मिलता है, हेलियोडोरस स्तंभ। और यह दरअसल जो है वो शुंग वंश के कार्यकाल में देखने को मिले थे। शुंग वंश के कार्यकाल में उसके दरबार में आए थे। शुंग वंश का जो स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी, पुष्य मित्र शुंग के द्वारा जो है की गई थी। तो याद रखना है इनकी जो राजधानी रही थी वो पाटिल पाटलिपुत्र, ठीक है, पाट पाटलिपुत्र रही थी, ठीक है। हयक वंश, कल्चुरी वंश ये दोनों एक ही है एक तरीके से। कल्चुरी वंश जो है कोकुल के द्वारा जो है इसकी स्थापना की थी। मौर्य वंश की बात की जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। इसकी भी जो राजधानी थी वो क्या थी, पाटलिपुत्र, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। आपसे पूछा जाए कि हेलियोडोरस से जो राज दरबार था, राजवंश था, उस समय कौन था, तो भागभद्र, भागभद्र के दरबार में जो है ये आए थे, ठीक है, भागभद्र के दरबार में। ओके, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। आपको एक चीज मैं बताना भूल गया कि जो विदिशा में जो है आपने देखा होगा जो इसका हेलियोडोरस स्तंभ है ये दरअसल जो है किस भगवान को समर्पित है, तो याद रखना है विष्णु भगवान जी को, ठीक है, विष्णु भगवान जी को समर्पित है। याद रखना है विदिशा जिसे हम पहले जो है वो वेश नगर के नाम से जाना जाता था, अब हम विदिशा नाम से जानते हैं। विदिशा में आपको जो है वो कैलाश सत्यार्थी जो है इनका जन्म यहीं हुआ था, जिन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन शुरू किया गया था और 2014 में इनको जो है वो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यहाँ विदिशा में आपको हलाली डैम देखने को मिलता है, ठीक है, हलाली डैम हो गया। अशोक सम्राट अशोक डैम है, बांध है, ये भी जो है आपको देखने को। हलाली डैम जो है वो हलाली नदी पर ही निर्मित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए
कि निम्न उदयगिरी की विश्व प्रसिद्ध गुफाओं का निर्माण किस वंश के शासन में देखने को मिला था? शुंग वंश, गुप्त वंश, परमार वंश या कुषाण वंश? तो यह दरअसल जो है आपको गुप्त वंश के शासक में देखने को मिला था। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। याद रखना है, गुप्त वंश का जो किसके द्वारा इसकी स्थापना की थी? श्री गुप्त के द्वारा की गई थी। ठीक है, श्री गुप्त के द्वारा की गई थी और उदयगिरी की गुफाएं जो है इन्हीं के टाइम पर निर्माण किया गया था। ओके, तो उदयगिरी की गुफाएं ये कहाँ पर है? ये भी जो है आपको विदिशा में देखने को मिलेंगी। विदिशा में उदयगिरी की गुफाएं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस जिले में मृदा अपरदन सर्वाधिक होती है? भोपाल, सीहोर, रतलाम या मुरैना? तो मृदा अपरदन आपको यह मुरैना जिले में देखने को मिलती है। मुरैना जिला जो है, बात की जाए तो सबसे उत्तरी जिला है। मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला जो है वो मुरैना है। और यहाँ पर जो है किस नदी द्वारा? चंबल नदी द्वारा जो है मृदा अपरदन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। चंबल नदी जो है वो इंदौर की ज्याना पावा पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, ज्याना पावा पहाड़ी से निकलती है और यह है एमपी और बात की जाए राजस्थान, ठीक है, राजस्थान की सीमा बनाती है। तो ये भी कई बार पूछा गया है आपको। चंबल नदी पर जैसे जवाहर सागर परियोजना और राणा सागर हो गया, ठीक है, तो ये आपको जो है चंबल नदी पर देखने को मिलती है। जवाहरलाल और गांधी सागर परियोजना हो गया और राणा प्रताप, ये तीन जो है वो आपको परियोजना देखने को मिलती है। चूलिया जलप्रपात ये भी आपको जो है वो चंबल नदी पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो चंबल नदी के बारे में याद रखना है। इसकी जो टोटल लेंथ है 965 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। मध्य प्रदेश की ये दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली तो है नर्मदा नदी और दूसरी जो है यह बात की जाए तो चंबल नदी है। चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी जो है यह यमुना नदी की सहायक नदी है। यमुना नदी की सहायक नदी है और ये इटावा के पास जो है यमुना नदी में मिल जाती है। ओके, तो इन सभी पॉइंटों को आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर, पन्ना की प्रसिद्ध हीरे की खानें निम्नलिखित किस चट्टानों के क्षेत्र में स्थित है? कडप्पा सेल, विंध्याचल सेल, मध्य गोंडवाना सेल समूह या अपर गोंडवाना सेल? तो ये आपको कडप्पा सेल समूह, ये सेल कुछ इस तरीके से लिखना था, सेल समूह से यह आपको चट्टानें देखने को मिलती है। पन्ना आप सभी को पता हो तो यह हीरो के लिए जाना जाता है। ये भारत में एकमात्र राज्य जहां पर जो है हीरे पाए जाते हैं वो है मध्य प्रदेश। ओके, तो याद रखना है। और यहाँ पर जो हीरे निकाले जाते हैं वो एक रियो टेंटो कंपनी है, उनके जो है किए जाते हैं। और अभी आपको देखो यहाँ पर पन्ना जो जिला है, यहाँ पर पन्ना नेशनल पार्क भी आपको देखने को मिलता है। पन्ना नेशनल पार्क, अभी देखिए कैन और जो बेतवा लिंक परियोजना है, ठीक है, तो ये जो है आपको पन्ना जिले के आसपास या पन्ना नेशनल पार्क है, यहाँ पर बहुत फायदा मिलेगा। कैन नदी का जो पानी है वो बेतवा नदी में लाया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। 100% जो है आपके आने वाले एग्जाम में छपेगा, कैन बेतवा लिंक परियोजना। ठीक है, ठीक है, तो कैन नदी का पानी जो है वो बेतवा नदी में लाया जाएगा। हीरा संग्रहालय जो है ये कहाँ पर बनाया जा रहा है? हीरा संग्रहालय जो है ये खजुराहो में, ठीक है, हीरा संग्रहालय जो है खजुराहो में बनाया जा रहा है, संग्रहालय। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर, वनों का शासकीय वर्गीकरण का आधार निम्न में से क्या नहीं है? संरक्षित वन, आरक्षित वन, अवर्गीकृत वन या वर्गीकृत वन? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। वनों का जो शासकीय वर्गीकरण होता है वो दरअसल संरक्षित, आरक्षित और अवर्गीकृत इन्हीं के अंतर्गत देखने को मिलता है। इसमें जो वर्गीकृत वन है ये नहीं होते। ओके, तो डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि मध्य प्रदेश के किन दो शहरों में पुलिस कमिश्नर कानून लागू किया गया? भोपाल और ग्वालियर, भोपाल और सागर, इंदौर और ग्वालियर या भोपाल या बात की जाए ग्वालियर? तो यहाँ पर एक ऑप्शन में आप करेक्शन कर लो। चलो यहाँ पर इसको हटा के यहाँ पर कर लेते हैं भोपाल। ठीक है,
भोपाल। ठीक है, तो इसका आंसर दरअसल हो जाएगा सी ऑप्शन। इंदौर और भोपाल में जो है पुलिस कमिश्नर कानून लागू हुआ है, आप सभी को पता है। और इसके जो कमिश्नर, देखिए कमिश्नर के नाम याद रखना है क्योंकि पहले पुलिस पुलिस कमिश्नर हैं। जैसे कि इंदौर के आपको याद रखना है हरि नारायण है, ठीक है, इंदौर के हरि नारायण है। और भोपाल की बात की जाए तो मकरंद मकरंद देउस्कर करके जो है यह भोपाल के पुलिस कमिश्नर है। तो दोनों ही जगह जो है पुलिस कमिश्नर कानून लागू हुआ है, तो याद रखना है इन सभी को। ओके, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? के सी नियोगी, एन के सिंह, सी राज रंगन, या बात की जाए बाई बी रेड्डी। तो 15वें वित्त आयोग, पहले तो आपको इसका अनुच्छेद याद होना चाहिए। अनुच्छेद पूछा जाता है तो 280, ठीक है, जो वित्त आयोग आता है वर्ष 280 के अंतर्गत आता है। और इसके जो अभी 15वां जो वित्त आयोग चल रहा है, वर्तमान जो वित्त आयोग चल रहा है वो कौन सा है? 15वां वित्त आयोग है, ठीक है। इसके जो है वो एन के सिंह जो है अभी इसके बात की जाए तो अध्यक्ष हैं। के सी नियोगी जो है ये पहले थे, प्रथम, ठीक है, प्रथम आप वित्त आयोग आपसे पूछ लिया है तो के सी नियोगी। और अभी जो करंट में है वो एन के सिंह है, ठीक है। तो याद रखना है, अनुच्छेद आप याद रखना है 280। अगला प्रश्न यहाँ पर, राज्य विधायिकी द्वारा पारित कुछ प्रकार के विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार आरक्षित करने की अधिकार किसके पास होता है? मान लो राज्य में जो राज्य विधेयिकी होगी, जैसे कि मध्य प्रदेश है, अगर मध्य प्रदेश में कुछ ऐसे विधेयक पारित होते हैं, ठीक है, तो उन विधेयकों को पारित होने के लिए बात की जाए तो आरक्षित करना है उसको, तो राष्ट्रपति के पास उन्हें कौन ले जाएगा? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के महाधिवक्ता, या बात की जाए राज्य का राज्यपाल। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, राज्य का राज्यपाल जो रहता है वो ले जाएगा राष्ट्रपति। राज्य का राज्यपाल 153 आर्टिकल के अंतर्गत कहा गया है कि राज्यों के राज्यपाल होना जरूरी है। एक दो राज्यों बात की जाए तो एक राज्यपाल जो है वो एक या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ठीक है। तो राज्यपाल, इसकी आयु जो रहती है मिनिमम 35 वर्ष जो रहती है, याद रखना है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है राज्यपाल की आयु। और इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए? आप राज्य की विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष, 25, 35, या बात की जाए 18 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, 25 वर्ष। 25 वर्ष आपकी मिनिमम आयु होना चाहिए, तो आप जो है वो यहाँ पर लड़ सकते हो। जैसे ग्राम पंचायत वगैरह होगी तो यहाँ पर तो 21 वर्ष है, ठीक है, तो आप लड़ सकते हो। तो ये जो है आयु आपको याद रखना है। राज्यपाल की बता चुका हूँ 35 हो गई, ठीक है, तो इसकी भी आयु आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत व्याप्त क्षेत्र से जोड़ता है, यानी तिब्बती क्षेत्र से जोड़ता है, ठीक है? चांगला, जोजिला, नाथुला, या बात की जाए इनमें से कोई नहीं। तो सिक्किम में जो है यह आपको नाथुला दर्रा देखने को मिलता है, जो कि चीन के तिब्बत, सिक्किम को आपको देखने को मिलेगा। सिक्किम कुछ इस तरीके से जो है इधर, इधर और इधर तीनों ओर से घिरा हुआ है। नेपाल, भूटान बात की जाए और चाइना, तीनों ओर से घिरा हुआ है। गंगटोक, गंगटोक जो है इसकी सिक्किम की राजधानी है। तो आपको ये सिक्किम जो है नाथुला दर्रा देखने को मिलता है। वहीं बात की जाए जो जिला हो गया, बनियाल हो गया, तो ये आपको जो है वो कश्मीर में देखने को मिलता है। बनियाल, जो जिला, बुर्जिला, काराकोरम, ये सब चीज़ें श्रेणी जो है आपको कश्मीर में देखने को मिलती हैं, तो इनको आपको याद रख। रोहतांग दर्रा आपको जो है हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि 26 नवंबर 1949 को मूल अधिकार भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? गणतंत्र, स्वतंत्रता, गणराज्य, या धर्मनिरपेक्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा धर्मनिरपेक्ष। ये जो है वो इसमें प्रस्तावना में निम्नलिखित में शामिल नहीं है, याद रखना है। प्रस्तावना आप सभी को पता होगा, इससे जो है कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गई है, अमेरिका, ठीक है, अमेरिका से ली गई है प्रस्तावना, जिसे हम प्रियम्बल बोलते हैं, प्रियम्बल बोलते हैं। और आपको याद हो तो जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें जोड़ी गई थी, इसे हम लघु संविधान कहते हैं, लघु
संविधान, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का बदलाव देखने को मिला था। ठीक है, तो याद रखना है गणतंत्र, स्वतंत्रता और गणराज्य सभी जो है चीज़ें आपको प्रस्तावना में देखने को मिलती हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरुद्ध के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है? अगर आपको कोई भी पुलिस वाला है और बिना वजह आपको गिरफ्तार कर रहा है तो ये आपका राइट है, फंडामेंटल राइट से मतलब ये आपको अनुच्छेद 22 में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। 17 में आपको जो है वो अनटचेबिलिटी या बात की जाए अस्पष्टता देखने को मिलता है। इसमें जो है उपाधियों का अंत कहा गया है, उपाधियों का अंत। ठीक है, अनुच्छेद 18 में। और 21 में आपको जो है वो जो आपका जीने का राइट है एक तरीके से, सुरक्षा, स्वतंत्रता, तो ये सब चीज़ें आपको अनुच्छेद 21 में देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा हमारा 21। आर्टिकल आपको 32 जो है वो ये है आपको 5 रिट जो है प्रदान करता है, तो इसे भी आपको याद रखना है। इसे संविधान की आत्मा कहा गया है। जो आर्टिकल 32 है इसे संविधान की आत्मा कहा गया है। किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो है कहा गया था आर्टिकल 32 को। ठीक है, तो ये कौन से पार्ट में आते हैं? देखिए, पहले पार्ट में आपको जो है वो ये जो हमारे 28 स्टेट और 8 टेरिटरी हो गए। दूसरे पार्ट में आपको सिटीजनशिप देखने को मिलेगा। ठीक है, सिटीजनशिप। और बात की जाए तीसरे में आपको जो है फंडामेंटल राइट देखने को मिलते हैं। तो ये आपको जो है ये सभी जो है आपके फंडामेंटल राइट है। अगला प्रश्न है, मानव अधिकार राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति JS वर्मा, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा, या न्यायमूर्ति KG बालकृष्ण, या न्यायमूर्ति AS आनंद। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। दरअसल न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा जो है अभी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। यह दरअसल जो है वो संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, संवैधानिक निकाय नहीं है, याद रखना है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, ये महिला आयोग हो गया। तो बाकी संवैधानिक निकाय कौन कौन से हैं? जैसे कि पिछड़ा वर्ग आयोग हो गया, जनजाति वर्ग हो गया, बात की जाए तो ये सब जो है जनजाति, जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, OBC ST ST कैटेगरी जो आयोग हैं इनके, तो ये तो आपको संवैधानिक निकाय मिलते हैं। लेकिन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो है यह है आपका संवैधानिक निकाय नहीं है। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अध्यक्ष कौन है? रंगनाथ मिश्रा। तो ये थे आज के प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग MP हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आप टेस्ट सीरीज खरीद सकते हो। यहाँ से आपका लेवल्स पता पड़ेगा, आप किस तरीके का जो है पेपर आता है, यह सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर चीज़ें इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट कीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।